हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है 11 तारीख आई गेस। आज 11 तारीख सुबह के 8:30 से 8:45 के बीच का समय हो रहा होगा कुछ, है ना। तो कल रात मैंने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़े थे, जो मैं रात में तो नहीं, मैं बोला कि आज बताता हूँ आप सबको, है ना। तो देखिए क्या होता है कि कई बार आपने सुना होगा कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट किसी को बनाया जाता है, इंडिपेंडेंट चार्ज किसी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है ना। मतलब एक कौन पहले सारे एमपीज जीत के आते हैं पार्लियामेंट में, फिर प्रधानमंत्री बनते हैं। वो लोग प्रधानमंत्री को सेलेक्ट करते हैं, प्रधानमंत्री ओथ लेता है, फिर सारे मंत्री ओथ लेते हैं, फिर उसके बाद एक कैबिनेट बनती है ना, जिसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ होते हैं और सबके मिनिस्टर होते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर में मान लीजिए कि एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर हो गया। फिर उसके अलावा एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर होता है, एक इंडिपेंडेंट मिनिस्टर होता है एग्रीकल्चर का। तो ऐसे करके बहुत सारे कैबिनेट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पोस्ट बनते हैं। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, है ना, जो सारे वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते पूरे जितनी भी सभा का स्ट्रेंथ है। लेट से अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में मान लीजिए 100 सीटें हैं, लेट सपोज 100 सीटें हैं, तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है या रूलिंग पार्टी है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मात्र 15% ही बना सकती है आउट ऑफ 100 टोटल एमपीज़ के। ये नियम है। 15% बोले तो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 15 ही मिनिस्टर हो सकते हैं। वो 15 मिनिस्टर इंक्लूडिंग कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, एवरीथिंग, मात्र 15 मिनिस्टर बना सकते हैं अपने कैबिनेट में। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 2003 में, उसके बाद ये नियम लागू हुआ है कि भाई जितना भी स्ट्रेंथ है, जैसे 545 का भी स्ट्रेंथ है अपने लोकसभा में, तो 545 का 15% कितना हो गया, 10% हो गया, लगभग 54-55, और 5% और, तो कितना हो गया यार, 5, है ना। 545 का 10% कितना हो गया, एक मिनट 545 का 10% हो गया आपको 54.5, 55 हो गए, और प्लस 5 और, तो कुल मिलाकर के 60 कैबिनेट मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। मतलब 60 मिनिस्टर अपनी एनडीए गवर्नमेंट बना सकती है, जो कि हेड करेंगे डिफरेंट मिनिस्ट्री को। वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, इंडिपेंडेंट चार्जेस होंगे, लेकिन सिर्फ 60 से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि 15% का नियम है, टोटल स्ट्रेंथ का 15%। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट था। होपफुली मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँ ये कॉन्सेप्ट, है ना। देखिए एक चीज़ और, एक कुछ यूपी में कुछ इम्पोर्टेंट ना जो फोक डांसेस हैं, मतलब वहाँ के रीजनल डांसेस वहीं से उस एरिया से उत्पन्न हुए हैं, तो ये बड़े फेमस भी हैं। इनके मैं कुछ नाम ध्यान बताना चाहूँगा। एक जैसे ख्याल डांस करके एक तरह का डांस फॉर्म है, जो कि बुंदेलखंड में बहुत फेमस है। बुंदेलखंड वाला इलाका हो गया, मतलब जो एमपी से जो बॉर्डरिंग वाला इलाका है ना, वो वाला इलाका तो बुंदेलखंड में ख्याल डांस या बहुत फेमस है। और ये कब गाया जाता है, ये तब क्या गाया जाता है या परफॉर्म किया जाता है जब कोई बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, देखिएगा इंटरेस्टिंग चीज़। उसी तरीके से ब्रज का रीजन हो गया आपका, ये मथुरा वाला ब्रज का रीजन में रसिया नाम का डांस फॉर्म है। रसिया नाम का एक फोक डांस है जो ब्रज के रीजन में बहुत फेमस है। फिर आता है आपको अवध। सो अवध से सबसे ज़्यादा जो फेमस चीज़ अवध से फोक डांस नहीं है, कथक डांस, जो क्लासिकल डांस है इंडिया का, कथक डांस फॉर्म अवध से ओरिजिनेट हुआ है। अवध बोले तो आपको लखनऊ वाला ही होता। फिर आता है पूर्वांचल बोले तो बॉर्डरिंग बिहार, जो भी इलाके जैसे बलिया, ये सब जो इलाके, बलिया से बॉर्डरिंग बिहार, ये सारे इलाके जो हैं ये पूर्वांचल में आता है। गोरखपुर पूर्वांचल में आता है। तो पूर्वांचल में कजरी नाम का एक डांस फॉर्म है, जो वहाँ का लोकल फोक डांस है, समझे। जैसे कजरी हो गया पूर्वांचल का, फिर बुंदेलखंड का आपको मैंने क्या ख्याल बता ही दिया। अवध से क्या होगा,
अवध से तो सबसे इम्पोर्टेंट कथक डांस इजाद हुआ है। और फिर ब्रज में रसिया नाम का डांस फॉर्म है जो वहाँ का लोकल डांस फॉर्म है, फोक डांस। आपको मालूम है यूपी में यूरेनियम पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मालूम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, जहाँ पे पाया जाता है। और ये जो ललितपुर है ये आपको देखिएगा तो एमपी से घिरा हुआ है। ये चंबल का एरिया भी इसमें इंक्लूड होता है, ग्वालियर के आसपास का एरिया। तो ललितपुर एक्चुअली पड़ता तो है यूपी में, और ये एमपी से घिरा हुआ है। और यहाँ पे यूरेनियम बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है। मतलब यूपी में अगर कहीं यूरेनियम पाया जाता है तो ललितपुर। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे पता चली जो मुझे भी नहीं मालूम थे अभी तक। जो ब्लू व्हेल है ना, ब्लू व्हेल है, बोलते हैं वो साइज़ में और वेट में डायनासोर से भी सब बड़े हैं। अभी तक के सबसे बड़े डायनासोर से भी बड़े होते हैं ब्लू व्हेल। कुछ एक डायनासोर ऐसे थे जो लेंथ में ब्लू व्हेल से लंबे भले हो जाएं, बट वेट में और साइज़ में ब्लू व्हेल अभी तक के सबसे बड़े प्राणी हैं, जो डायनासोर से भी बड़े हैं। सोचिए, ये बात मुझे नहीं पता था कि ब्लू व्हेल इतने बड़े हैं, डायनासोर से भी बड़े हैं। तो ये फैक्ट है। और तो खैर फिर वही है, फिर जो फैक्ट्स हैं वो मतलब पूरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड है, इसलिए वो मैं बता नहीं रहा हूँ। तो बस ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, जो ब्लू व्हेल की साइज़ हो गया। फिर उसके बाद आपको मैंने जो लोक नृत्य बता दिया, आपको ख्याल हो गया, आपको दोबिया हो गया, आपको कजरी रसिया हो गया, है ना। दोबिया का नाम मैंने नहीं लिया था, सॉरी। दोबिया जो है वो अवध का फोक डांस है। दोबिया अवध का फोक डांस है, और कथक भी अवध से ही निकला है, लेकिन अब वो क्लासिकल डांस के रूप में आएगा, उससे फोक डांस नहीं रहा, है ना। फोक डांस बेसिकली वो डांस है जो एक रीजन स्पेसिफिक रहता है, वहाँ का बहुत लोकल कल्चर, हाइपर लोकल कल्चर बहुत फेमस रहता है। तो ये था अभी। तो अब मैं पढ़ूँगा, देखते हैं अभी क्या पढ़ते हैं, जो भी पढ़ूँगा मैं आपको शेयर करूँगा, है ना। हेलो, क्या आपको मालूम है कि राकेश शर्मा जो सबसे पहले इंडियन थे, एस्ट्रोनॉट थे जो स्पेस में गए, उसके बाद दूसरे सबसे बड़े दूसरे इंडियन कौन से एस्ट्रोनॉट हैं? उनका नाम क्या है? उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। तो राकेश शर्मा जी के बाद शुभांशु शुक्ला सेकंड एस्ट्रोनॉट है, इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं जो स्पेस में गए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वो गए। और वो गगनयान जो इंडिया का खुद का जो मिशन है, जो पायलट्स को नहीं, जो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस पे लेके जाएगा, इंडिया का पर्सन। अभी तक तो नासा और रशिया और यूरोपियन यूनियन से ही जाते थे। ये इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड गगनयान मिशन है, जिसमें कि इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लेके जाया जाएगा। ये सबसे पहला इंडिया का मैन्ड मिशन होगा स्पेस में लेकर के। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं यार, अरे सैटेलाइट्स भेजे हैं, और पहला मैन्ड मिशन होगा। इसके पहले भी जब राकेश शर्मा गए थे तो वो इंडिया से गए थे, इंडिया की तरफ से थे, लेकिन इंडिया का प्रोजेक्ट नहीं था वो। लेकिन शुभांशु शुक्ला दूसरे राकेश शर्मा के बाद दूसरे इंडियन एस्ट्रोनॉट बन गए जो स्पेस में गए हैं। और ये गगनयान मिशन के तहत, ये इंडियन मिशन के तहत ये स्पेस में जाएंगे। और शुभांशु शुक्ला जी को अशोक चक्र मिला है। ये पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होती है, जो पीस टाइम में गैलेंट्री हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होती है पीस टाइम के लिए, वॉर टाइम के लिए नहीं, पीस टाइम के लिए। तो अशोक चक्र मिला हुआ है उनको, इस साल मिला है उनको। तो शुभांशु शुक्ला हमारे देश के बहुत क्या बोलते हैं, हम लोग को शुभांशु शुक्ला पे बहुत नाज होना चाहिए। राकेश शर्मा के बाद दूसरे इंडियन साइंटिस्ट जो स्पेस पे गए, गगनयान को लीड करेंगे, वो स्पेस में जाएंगे। और अशोक चक्र भी मिला हुआ है, और ये मूलतः यूपी के निवासी, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो ये शुभांशु शुक्ला जी का नाम ज़रूर याद रखिएगा, है ना।
हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं पढ़ रहा हूँ गवर्नर के बारे में, नहीं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पढ़ रहा हूँ, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ रहा हूँ। अभी जैसे राज्यसभा होता है ना, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, और हर स्टेट में नहीं है, ये मात्र 6 स्टेट्स में है। लेजिस्लेटिव काउंसिल मात्र 6 स्टेट्स में। कौन कौन से स्टेट में? ये है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, यूपी और बिहार में। ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और इस लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होता है, इस काउंसिल में इसके मेंबर्स कितने हो सकते हैं? इसके मेंबर्स हो सकते हैं मिनिमम 40 और मैक्सिमम 1/3 जो लेजिस्लेटिव असेंबली में उसके 1/3 होंगे। तो जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का बताता हूँ, उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल मिलाकर के 403 सीटें हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 400 लेके चलते हैं। मान लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली में 400 सीटें हैं, तो मिनिमम 40 और मैक्सिमम 1/3, है ना। तो 1/3 कितना हो गया? मान के चलो 133 के आसपास 1/3 ऑफ द मेंबर हो गए, जो मैक्सिमम लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो सकते हैं, और हैं कितने? 100। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मिनिमम 40 से ऊपर है और मैक्सिमम 130 से कम है, समझे? तो ये होता है। बट कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कुछ स्टेट्स में आपको 40 से भी कम है, जैसे कि सिक्किम में 40 से कम है, सिक्किम में 32 है, और यूनियन टेरिटरीज में देखा जाए तो पुडुचेरी है जिसमें भी अगेन 32 है, समझे बात? तो ये चीज़ है। नहीं, मैं शायद कुछ तो गलत बोल दिया हूँ, सिक्किम और उसका नहीं, सिक्किम और ये वाला गलत है, ये फैक्ट गलत है, इसको प्लीज़ आई रियली अपोलोजाइज, ये फैक्ट गलत है। मैंने जैसे आपको बताया मिनिमम 40 हो सकते हैं और मैक्सिमम 1/3 हो सकते हैं। अब जब स्टेट असेंबली की बात आती तो उसका नियम ये कहता है कि किसी भी स्टेट असेंबली में है ना, मिनिमम 60 रहेंगे और मैक्सिमम 500, उससे ज़्यादा हो नहीं सकते। ये किसी भी स्टेट असेंबली का नहीं है, किसी भी स्टेट असेंबली का, है ना। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में 403 मेंबर्स, ये सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को अगर देखा जाए। और सिक्किम में सबसे कम है, सिक्किम में 60 से भी कम है, सिक्किम में है 32। उसी तरह गोवा में जो है 40, ये भी 60 से कम है, ये एक्सेप्शन है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 से कम सीटें नहीं हो सकती हैं, लेकिन सबसे कम है सिक्किम में 32 और गोवा में है 40, ये एक्सेप्शन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया असेंबली में कितनी सीटें हो सकती हैं और काउंसिल में कितनी हो सकती हैं। जितनी असेंबली में सीटें हैं उसकी 1/3 मैक्सिमम हो सकती है और मिनिमम 40 हो सकती है, ध्यान रखिएगा ये चीज़, है ना, ये चीज़ है। और कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है अगर उसके बारे में वही कोशिश करूँगा। काउंसिल में नियम, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि काउंसिल के 5/6 ऑफ द मेंबर, नियरली 5/6 ऑफ द मेंबर इलेक्टेड होने चाहिए, और बाकी बचे हुए जो भी होंगे वो गवर्नर नॉमिनेट करता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किसकी बोलूँ, जैसे हाँ, और जब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इलेक्शन होता है वो जो 5/6 ऑफ द नियरली मेंबर के जो इलेक्शन होता है, जो भी टोटल मान लो 100 मेंबर हैं, तो उसके 5/6 ऑफ द मेंबर अप्रॉक्सीमेटली इलेक्ट होते हैं। तो ये इलेक्शन कहाँ से होता है? कुछ इलेक्ट होते हैं MLAs के द्वारा, कुछ इलेक्ट होते हैं टीचर्स, जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस है या 5 साल का एक्सपीरियंस है, उनमें से कुछ होते हैं स्टूडेंट्स में से, वो स्टूडेंट जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं और जिनका मिनिमम 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है, वो स्टूडेंट। और उसके बाद कुछ होते हैं लोकल बॉडी से, जैसे पंचायत से कुछ हो जाएंगे, कुछ जिला परिषद से हो जाएंगे, वैसे इलेक्ट होते हैं। और बचे हुए मेंबर्स वो गवर्नर नॉमिनेट करता है। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 5/6 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वो इलेक्ट होंगे। वो इलेक्ट कैसे होंगे?
कुछ एमएलए सेलेक्ट करेंगे, कुछ टीचर्स गवर्नमेंट टीचर्स में सेलेक्ट होकर आएंगे, कुछ गवर्नमेंट स्टूडेंट्स में सेलेक्ट होकर आएंगे, कुछ लोकल बॉडीज़ में सेलेक्ट होकर आएंगे, ठीक है। और बचे हुए जो हैं लगभग 1/6 मेंबर्स जो होता है वो गवर्नर नॉमिनेट करेंगे, समझे। अभी किसी को डिस्क्वालीफाई करना है तो डिस्क्वालिफिकेशन का पूरा दारोमदार रहता है आपको इस पे गवर्नर पे। बट गवर्नर जिसको भी डिस्क्वालीफाई कर देगा तो उसको वो नियम मान्य हो जाएगा और वो आदमी वो एमएलए एमएलसी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन नियम ये भी है कि डिस्क्वालिफिकेशन अगर गवर्नर कोई भी डिसीजन ले उसके पहले इलेक्शन कमीशन से बात करनी पड़ेगी, समझे। और इलेक्शन कमीशन का जो भी ओपिनियन होगा उसके बेसिस पे डिसीजन लेना होगा। और लास्ट फैक्ट यह है कि जो स्टेट के इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है, ना कि स्टेट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही स्टेट के इलेक्शंस का कंडक्ट करता है ना। तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाता है हमारा लगभग फैक्ट्स जो हैं, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी जो भी फैक्ट्स हैं वो सारे, जैसे मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के नज़रिए से रहते हैं, तो उसको याद करने वाले फैक्ट्स रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं आम लोगों के लिए। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने बता दिया है ना। बने रहिए, कुछ और होगा तो ठीक, अदरवाइज़ आज के लिए मैं साइन ऑफ कर दूँगा। अगर कुछ भी छोटे मोटे फैक्ट्स होंगे तो मैं आपको रात तक बता सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको साइन ऑफ कर दूँगा, है ना।